फंक्शन लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। स्टोरी शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यंगजी ने अपनी पूरी फैमिली को बता दिया था कि वह विभूषण को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। वांगजी को जब यह बात पता चलती है तो यंगजी पे बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारी शादी मैं कभी भी विभूषण से नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांगजी की आंखें खुलती है तो वह देखता है कि वह इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर है। वह अपनी नज़रें इधर उधर करता है तो देखता है उसकी मॉम कार्मेन ली अभी काउच पर सोई हुई है। वांगजी कुछ कहने वाला था, फिर कुछ सोचकर वह चुप हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद कार्मेन ली भी उठ जाती है। वह उठकर सबसे पहले वांगजी के पास जाती है और वांगजी के सर पर प्यार से हाथ सहलाती है। वांगजी जब महसूस करता है उसकी माँ उसे टच कर रही है तो वह अपनी आंखें खोल लेता है। कार्मेन ली जब यह देखती है कि वांगजी उठ चुका है तो वह वांगजी की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। वांगजी कार्मेन ली की तरफ देखता है और कहता है, मॉम मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आप रात को घर क्यों नहीं गए। मेरा बेटा इस हाल में है और मैं घर पर जाकर आराम करूँ, ऐसा नहीं हो सकता वांगजी। और तुम ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते। तुम्हारे अंकल ने और मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि ये सब छोड़ो और फैमिली बिजनेस पर अपना ध्यान दो, लेकिन तुम मेरी बात बिल्कुल मानने को राज़ी नहीं होते हो। वांगजी अपनी मॉम की बात सुनता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। कार्मेन ली को पता है कि वांगजी ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जब भी कार्मेन ली ने यह सब बोला है वांगजी ने हमेशा कार्मेन ली को इग्नोर ही किया है। कार्मेन अपना मुँह बना लेती है और कहती है, आराम करो, मुझे थोड़ा काम है। ऐसा कहकर कार्मेन ली वांगजी रूम से बाहर निकल जाती है। कार्मेन ली के रूम से बाहर निकलते ही कुछ देर बाद ही विहिंग वांगजी के रूम में आ जाता है और वांगजी को चेक करने लगता है। जब वांगजी देखता है कि विहिंग उसे चेक कर रहा है तो वांगजी उसे गुस्से से देखने लगता है। विहिंग वांगजी का चेकअप करने के बाद वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी अचानक वांगजी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, वो लड़की कौन। विहिंग जब यह सुनता है तो हैरान हो जाता है और वह अपनी जगह पर ही रुक जाता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो मिस्टर लैन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विहिंग की बात सुनकर वांगजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, वही लड़की जो कल तुम्हें तुम्हारे केबिन में किस कर रही थी, जिसे तुम भी किस कर रहे थे। विहिंग जब यह सुनता है तो हैरानी से वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, कौन सी लड़की की बात कर रहे हो। मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो उस दिन तुम्हारे रेस्टोरेंट में थी और कल तुम्हारे साथ तुम्हारे केबिन में थी। तुमने मुझे देखते ही साथ उसका हाथ पकड़ के तुम अपने केबिन में लेकर गए थे और मैंने तुम्हारे केबिन में जाकर देखा कि तुम उस लड़की को किस कर रहे थे। विहिंग को समझते देर नहीं लगती कि वांगजी किस लड़की की बात कर रहा है। विहिंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि मिस्टर लैन, ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पर्सनल मैटर में आएँ और आप क्या मुझ पर नज़र रख रहे हैं। मैं किसी लड़की को किस करूं या ना करूं ये मेरी मर्ज़ी है। आप आइंदा मेरी ज़िंदगी में दखल मत दीजिएगा। ऐसा कहकर विहिंग वहाँ से जाने ही लगता है। वांगजी जल्दी से विहिंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विहिंग जब यह देखता है कि वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया है तो विहिंग अपना हाथ वांगजी के हाथों से छुड़ाने लगता है और कहता है, मिस्टर लैन मेरा हाथ छोड़िए। वांगजी अभी भी विहिंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, पहले मुझे ये बताओ वो लड़की कौन है। विहिंग वांगजी की बात सुनकर इरिटेट हो जाता है और वांगजी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, इससे आपको क्या लेना देना, वो लड़की कौन है। वो मेरी वाइफ है। ऐसा कहकर विहिंग अपना हाथ झटकता है और वांगजी के हाथ से अपने हाथ को दूर करता है और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यंगजी डोर पर खड़ी थी जिसके हाथ में फ्लावर बुके था। वह विहिंग की तरफ हैरानी भरी निगाहों से देख रही थी, एक बार वांगजी की तरफ देख रही थी। विहिंग यंगजी की तरफ देखता भी नहीं है और उस रूम से बाहर निकल जाता है। वांगजी अभी भी स्टैचू बने अपने हाथ को देख रहा था और विहिंग की बात को अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहा था। वह अपने मन में सोचता है, विहिंग ने अभी क्या कहा, वो लड़की उसकी वाइफ है, इसका मतलब विहिंग ने शादी कर ली। लेकिन तभी यंगजी दौड़कर वांगजी के पास आती है और वांगजी को हक कर लेती है और रोने लगती है और कहती है, गगा मैं उनसे प्यार करती थी, वो ऐसा कैसा कर सकते हैं, वो किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं। ऐसा कहकर यंगजी रोने लगी थी। वांगजी की तो हालत इस वक्त ऐसी थी, ना तो वह रो पा रहा था ना यंगजी को संभाल पा रहा था। लेकिन वांगजी के भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके एक हाथ में चोट लगी थी और दूसरे हाथ को यंगजी ने पकड़ रखा था, जिस वजह से वह अपनी आंखों के आंसुओं को भी पोंछ नहीं पा रहा था। इतने में कार्मेन ली भी वहाँ पहुँच जाती है
और दोनों भाई बहनों को इस तरह से देखकर हैरान हो जाती है और जल्दी से वांग जी के पास आती है और कहती है, वांग जी क्या हुआ? लेकिन जैसे ही यंग जी अपनी मॉम की आवाज़ सुनती है तो अपनी मॉम की तरफ देखती है और जल्दी से जाकर उन्हें गले लगा लेती है और कहती है, मॉम आपको पता है डॉक्टर विभूषण ऑलरेडी मैरिड है, उनकी शादी हो चुकी है। ऐसा कहकर यंग जी कार्मन ली को गले से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। कार्मन ली जैसे ही यह सुनती है तो वह यंग जी को कंसोल करती है और कहती है, कोई बात नहीं बेटा, शायद वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, उसे भूल जाओ। यंग जी अपने मॉम की तरफ देखती है, मॉम मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ, उन्हें देखते साथ ही मुझे पहली नज़र में ही उनसे प्यार हो गया। वांग जी यंग जी की बातें सुन रहा था और उसे अब गुस्सा आ रहा था। वह यंग जी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि डॉक्टर विभूषण से तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें उसे भूलना होगा, उससे तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती। यंग जी और कार्मन ली हैरानी से वांग जी की तरफ देखते हैं। कार्मन ली वांग जी से कहती है, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? अभी अभी तुम्हारी बहन का दिल टूटा है, वह रो रही है, उसको संभालने के बजाय तुम उसे और डांट रहे हो। कार्मन ली की बातें सुनकर वांग जी हैरानी से कार्मन ली की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है, इन्हें अपनी बेटी का दर्द दिखाई दे रहा है, उनका बेटा 10 सालों से दर्द में है, ये उनको दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा सोचकर वांग जी अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। उसके बाद कार्मन ली वांग जी के पास आती है और बैठ जाती है और कहती है, तुम आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे हो, तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल क्यों नहीं करते? तुम्हें पता है तुम गुस्से में बहुत कुछ कह जाते हो। तुमने अभी अभी अपनी बहन का दिल दुखाया है, वह पहले ही तकलीफ़ में है और तुम उसे इस तरह की बातें करोगे तो उसे और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। वांग जी अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से जाना है, आप मेरा डिस्चार्ज पेपर रेडी करो। कार्मन ली जब यह सुनती है तो हैरानी से वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अभी 2-3 दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। वांग जी अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और कहता है, मॉम प्लीज़, मुझे अब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, आप मेरा डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा रहे हैं या मैं खुद जाकर करवा लूँ और उसके बाद मैं अपने अपार्टमेंट में चला जाऊँगा। कार्मन ली जब यह सुनती है तो वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, वांग जी क्या हो गया है तुम्हें? तुम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो? मुझे तुम्हारा नेचर समझ में क्यों नहीं आता है? वांग जी जल्दी से अपने हाथ की आईवी ड्रिप को खोलकर फेंक देता है। वह कार्मन ली ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी भी तुम्हें ड्रिप चल रही थी। वांग जी कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं घर में जाकर रेस्ट कर लूँगा। ऐसा कहकर वह खुद ही उठने लगता है। कार्मन ली और जल्दी से वांग जी को पकड़ लेते हैं। यंग जी भी वांग जी के पास आ जाती है और कहती है, गगा आपको क्या हो गया है? आप इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? वांग जी यंग जी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे अभी इसी वक्त घर जाना है, मुझे यहाँ हॉस्पिटल में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कार्मन ली जब यह सुनती है तो वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हारी डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा कर आती हूँ, तब तक तो यहाँ शांति से बैठ जाओ। ऐसा कहकर कार्मन ली रूम से बाहर निकल जाती है। यंग जी अभी भी वांग जी के पास थी। यंग जी कहती है, गगा आप अब बैठ जाओ, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वांग जी वहीं बेड पर बैठ जाता है। यंग जी भी वांग जी के पास बैठ जाती है। यंग जी बार बार वांग जी की तरफ देख रही थी, जिसका फेस देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी वह बहुत गुस्से में है और अगर उसके हाथ में चोट नहीं लगती तो वह शायद किसी को पीट देता। थोड़ी देर बाद कार्मन ली रूम में वापस आ जाती है और वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, मैंने तुम्हारा डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा दिया है, अब चलो। ऐसा कहकर कार्मन ली एक व्हील चेयर लेकर आती है। वांग जी यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, मॉम सीरियसली आप मेरे लिए व्हील चेयर लेकर आई हो? मैं इतना बीमार भी नहीं हूँ, सिर्फ मेरे हाथ में चोट लगी है, पैरों में नहीं, मैं खुद से चलकर जा सकता हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है। कार्मन ली और यंग जी भी वांग जी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वांग जी हॉस्पिटल से बाहर आकर ही अपने लिए टैक्सी बुलाता है। कार्मन ली कहती है, मैं कार लेकर आई हूँ, तुम्हें टैक्सी से जाने की ज़रूरत नहीं है और तुम अपने अपार्टमेंट में नहीं जाओगे, तुम हमारे साथ लैंड मैंसन में जाओगे। तुम अगर अपने अपार्टमेंट में गए तो वहाँ पर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? वांग जी कुछ कहने ही वाला था तो यंग जी जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और कहता, घर चलिए ना, आपको आपके अपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपका ख्याल कौन रखेगा? इतने में ही ड्राइवर कार लेकर वहाँ आ जाता है। कार्मन ली वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, चलो अब घर चलना है। ऐसा कहकर कार्मन ली वांग जी को कार में बैठने में मदद करती है। यंग जी भी वांग जी के पास आकर बैठ जाती है और कार्मन ली आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। इतने में ही यंग जी की नज़र विहिंग पर पड़ती है जो एक लड़की से बात कर रहा था। यंग जी वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, ये लड़की कौन है? वांग जी उस लड़की की तरफ देखता है और गुस्से में यंग जी से कहता है, यही तो इसकी वाइफ है। यंग जी जब सुनती है तो उसका चेहरा उदास हो जाता है और फिर वह अपना सर नीचे कर लेती है। कार्मन ली अपने ड्राइवर से कहती है, कार चलाओ। ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है और कार को सीधे लैंड मैंसन में ले जाता है। कार जब लैंड मैंसन में पहुंचती है तो वांग जी और यंग जी दोनों ही एक साथ कार से बाहर निकलते हैं। यंग जी किसी से कुछ नहीं कहती, सीधे लैंड मैंसन के अंदर चली जाती है और वांग जी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कार्मन ली अपना हेड चेक करती है और कहती है, पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया है। कार्मन ली जब
मेंशन के अंदर पहुंचती है तो देखते हैं वांग जी और यंग जी दोनों ही अपने अपने रूम में चले गए थे और उन दोनों ने ही अपने रूम का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद किया था, जिससे बहुत तेज़ आवाज़ आई थी। कार्मेन ली यह देखकर चौंक जाती है और कहती है, अब मैं इन दोनों का क्या करूं? पहले तो वांग जी ही पागल था, अब तो ऐसा लग रहा है यंग जी भी उसी के रंग में रंग रही है। मुझे अब इन दोनों की चिंता होने लगी है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा था। लगभग 10 दिन हो चुके थे। वांग जी अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलता था। उधर यंग जी भी इसी तरह से अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। कार्मेन ली दोनों से परेशान हो चुकी थी, जिस वजह से कार्मेन ली ने लैन कुरैन को सब कुछ बता दिया था। लैन कुरैन सोचते हैं कि उसके बात करने से नहीं होगा, उस दोनों से बात करने के लिए किसी और को बात करनी होगी। यह सोचकर लैन कुरैन लैन सिचेन को फ़ोन लगा देते हैं। लैन सिचेन इस वक्त अपने हस्बैंड के साथ अब्रॉड गए हुए थे। जैसे ही वह दोनों यह सुनते हैं तो जल्दी से अपनी फ़्लाइट बुक करते हैं और चाइना वापस आ जाते हैं। लैन सिचेन और मिंगयाओ जब लैन मैंसन में पहुंचते हैं तो कार्मेन ली और लैन कुरैन उस दोनों को सब बता देते हैं कि कैसे यंग जी एक डॉक्टर से प्यार कर बैठी है और वो डॉक्टर पहले से ही शादीशुदा था। कार्मेन ली मिंगयाओ की तरफ देखती है और कहती है, मिंगयाओ बेटा, तुम्हारी और यंग जी की तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है ना, तुम जाकर उसको समझाओ। इस तरह से घर में उसने अपने आप को कैद कर लिया है। मिंगयाओ कार्मेन ली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मॉम आप अब टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ ना, मैं यंग जी से बात करूँगा, उसे समझाऊँगा जो वो कर रही है ठीक नहीं कर रही है, शायद वो मेरी बात समझ जाए। ऐसा कहकर मिंगयाओ वहाँ से यंग जी के रूम में चला जाता है। मिंगयाओ के वहाँ से जाते ही लैन सिचेन कार्मेन ली की तरफ देखता है और कहता है, मॉम अब वांग जी की तबीयत कैसी है, क्या उसकी इंजरी ठीक हुई है? कार्मेन ली अपना उदास सा फेस बनाती है और कहती है, यंग जी तो आधी पागल है, तुम्हारा भाई तो पूरा पागल है, उससे तो बात करना ही बेकार है, हमेशा कमरे में पड़ा रहता है और आजकल तो हद से ज़्यादा गुस्सा करने लगा है। सिचेन तुम जाकर वांग जी से बात करो ना, उसे आखिर हुआ क्या है? इन 10 सालों में मैं उसे इस से देखकर परेशान हो गई हूँ, वो हमारी कोई भी बात नहीं मानता है। तुम बात करके देखो, शायद क्या पता तुम्हारी बात समझ जाए। सिचेन कहता है, ठीक है मॉम, मैं वांग जी से बात करता हूँ। ऐसा कहकर सिचेन भी वांग जी के रूम में चला जाता है। सिचेन जब वांग जी के रूम में जाता है तो देखता है कि वांग जी की आंखों में आंसू थे और उसके हाथ में एक तस्वीर थी। सिचेन को देखकर वांग जी जल्दी से उस तस्वीर को छुपा लेता है। सिचेन वांग जी की तरफ देखता है और मुस्कुराता है और कहता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? वांग जी बस हाँ में अपना सर हिलाकर बताता है, ठीक हूँ मैं। सिचेन वांग जी के पास आकर बैठ जाता है और मुस्कुराता है और कहता है, वांग जी, मॉम बता रही थी तुमने और यंग जी ने मॉम को परेशान करके रखा है, क्या हुआ है तुम्हें? यंग जी की तो प्रॉब्लम चलो अलग है कि जिसे उसने प्यार किया उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? जी सिचेन की तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता और अपने मन में कहता है, मुझे भी तो वही प्रॉब्लम है, विंग ने शादी कर ली है। वांग जी वहाँ से उठता है और सीधे बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। सिचेन जब यह देखता है तो उसे समझ में आ रहा था उसके भाई के साथ कुछ तो गलत हो रहा है जो उसका भाई बताना नहीं चाहता। इसलिए सिचेन भी वांग जी के पास बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है और वांग जी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, वांग जी, मुझे पता है तुम अपनी दिल की बात किसी से नहीं कहते हो, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ, कम से कम तुम मुझे तो बता सकते हो। वांग जी अपने भाई की तरफ देखता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह जल्दी से सिचेन को गले से लगा लेता है और रोने लगता है। सिचेन भी वांग जी के पीठ को थपथपाने लगता है और कहता है, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ, मैं जानना चाहता हूँ। इन 10 सालों में मैंने जितनी बार तुमसे पूछा है तुमने बस मेरी बात को इग्नोर ही किया है, आज तो बता दो। अब वांग जी को सहन नहीं हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अपने दिल में तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए वह सिचेन को सारी बात बता देता है। सिचेन हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम 10 सालों से इतने ज़्यादा पेन में थे और तुमने हमें बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। जी लैन सिचेन की बात सुनकर अपनी नज़र नीचे कर लेता है और बाहर की तरफ देखने लगता है। लैन सिचेन वांग जी के कंधे पर फिर से हाथ रखते हैं और कहते हैं, वांग जी, अब उसे भूल जाओ, अब वो तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आ सकता, तुम अपनी लाइफ को फिर से नए सिरे से स्टार्ट करो, अपनी लाइफ में किसी को आने दो, देखो तुम उसे बहुत जल्द भूल जाओगे। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मॉम कितनी परेशान होती है, तुम जिस तरह से उनसे बातें करते हो और जिस तरह से तुम रिएक्ट करते हो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। वांग जी, अब तुम खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करो और उसको भूल जाओ। ऐसा कहकर लैन सिचेन वहाँ से जाने लगते हैं। वांग जी जब यह देखता है कि लैन सिचेन वहाँ से जा रहे हैं तब वह कहता है, गगा। लैन सिचेन वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, हाँ वांग जी। वांग जी कहता है, यंग जी जिस लड़के से प्यार करती है वही विहिंग है। विहिंग उसका निक नेम है और विभूषान उसका रियल नेम है।
ऐसा कहकर वांग जी फिर से बालकनी से बाहर की तरफ देखने लगता है। लेन सिचन एक पल के लिए अपने दिल पर हाथ रखते हैं और अपना हेड शेक करते हैं और अपने मन में सोचते हैं दोनों भाई बहनों को एक ही लड़के से प्यार होना था। ऐसा कहकर लेन सिचन उस रूम से बाहर आ जाते हैं। मिंगयाओ भी यंगजी के रूम से बाहर आ जाता है। मिंगयाओ लेन सिचन की तरफ देखता है और कहता है, मैंने यंगजी को समझाने की कोशिश की है। यंगजी मेरी बात समझ गई है और उसने कहा है कि वह डॉक्टर विवुसान को भूलने की कोशिश करेगी। लेन सिचन यह बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, मैंने भी वांग जी से बात की है। वह भी अपना अतीत भूलकर नए सिरे से ज़िंदगी जीने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग से वांग जी और यंगजी नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे थे। वह अपने फैमिली के साथ नॉर्मल ही बातें कर रहे थे। यह देखकर कार्मेन ली को अच्छा लग रहा था कि कम से कम उसके दोनों बच्चे अब नॉर्मल तो हो गए हैं। लगभग 15 दिन बाद अब वांग जी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसके हाथों की चोट भी ठीक हो चुकी थी, जिस वजह से वांग जी फिर से पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था। कार्मेन ली उसे मना करती है, लेकिन वांग जी कहता है, मॉम अब मैंने इसी को अपना पैशन मान लिया है, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहकर वांग जी अपने पुलिस हेडक्वार्टर में चला जाता है। वह वहां जाकर 2-3 केस को अपने अंडर लेता है और उनमें काम करना स्टार्ट कर देता है। वह विंग को बुलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन विंग हर पल उसे याद आता था। एक दिन वांग जी अपने किसी केस के सिलसिले में एक शॉपिंग मॉल में जाता है और वहां जाकर पूछताछ करता है। पूछताछ करने के बाद वांग जी जब वापस आ रहा था, तभी उसकी नज़र बेनकिंग पर पड़ती है। बेनकिंग एक लड़के का हाथ पकड़कर चल रही थी और मुस्कुरा के उससे बातें कर रही थी। वांग जी यह देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, ये तो विंग की वाइफ है ना, लेकिन इसके साथ यह पर्सन कौन है और यह उससे इतनी हंस के बात क्यों कर रही है। वह जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और उन दोनों की पिक लेने लगता है। बेनकिंग जल्दी से उस लड़के के गाल को पकड़ती है और उसे किस करने लगती है। यह देखकर तो वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और अपने मन में सोचता है, तुम मेरे विंग को धोखा दे रही हो, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वांग जी उन दोनों की पिक लेना शुरू कर देता है। वहाँ पर कोई और भी था जो उन दोनों को देख रहा था और उन दोनों की पिक ले रहा था। वांग जी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।